आप सभी को नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त महेश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पर। जैसा कि हमने कल से अपनी एक नई सीरीज शुरू की थी, उसका फर्स्ट लेक्चर हमने डाला था। कुछ ही क्वेश्चन कल हम कर पाए थे। आज हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के ही कुछ और क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर कहीं कहीं आए हुए हैं। दैट इज लेक्चर 2 ऑफ द सीरीज। ओके, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट formed by reaction between potassium iodide and acidified potassium dichromate solution is। क्या कह रहा है आपको कि जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम की फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जब आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा पोटासियम आयोडाइड का, किसके साथ? पोटासियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन के साथ। मतलब पोटासियम आयोडाइड का हमने क्या करवा दिया? ऑक्सीडेशन करवा दिया बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। उसके बाद क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाली है? तो एक बात आप ध्यान से सुने कि कभी भी जब आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये K2Cr2O7, ओके, जब भी एसिडिक मीडियम में ये जाएगा, मैं यहाँ से इस पोटेशियम को रिमूव कर देता हूँ, इसकी आयनिक फॉर्म को लिखता हूँ, तो यहाँ डाइक्रोमेट आयन हो गया ये Cr2O7 2 नेगेटिव। जब हम इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाएंगे, और एसिडिक मीडियम में भी जो एसिड हम यूज करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे HNO3 या HCl वगैरह को हम यूज नहीं करेंगे। तो डाइक्रोमेट आयन हमने लिया एसिड के साथ। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक, तो आपके पास जो क्रोमियम है वो क्रोमियम एक चार्ज ऑब्टेन करता है +3। मतलब इस क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एसिड की प्रेजेंस में +6 से कहाँ तक चली जाती है? +3 तक। प्लस कुछ पार्ट मोल्स आपके पास वाटर के बनते हैं, और जो भी सब्सटेंस हम यहाँ पर लेंगे उसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हमने यहाँ जो चीज़ ली है अभी, वो लिया है पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड से मैं आयोडाइड आयन उठा लेता हूँ, ठीक है। उसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, उसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? आयोडीन I2। अब हमसे सवाल यही पूछा था कि जब ये प्रोसेस हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड से करवाया, तो इस क्रोमियम की फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? तो याद रखना कि डाइक्रोमेट आयन जब एसिडिक मीडियम में जाएगा तो उसकी जो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑलवेज विल भी क्या रहने वाली है? +3। चाहे तो आप इसको किसी के साथ भी क्या करवाइए? रिडक्शन करवाइए, क्योंकि क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो वेरी करके जाएगी। कहाँ से कहाँ जाएगी? +6 से +3 तक जाएगी। तो यही आपसे पूछा था। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको किस ऑप्शन में नजर आ रही है? ऑप्शन ए में। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इन क्रोमाइट ओर, है ना? क्या है आपके पास? क्रोमाइट ओर है। क्रोमाइट ओर वो होती है जिससे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमाइट ओर इज द ओर बाय विच पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन बी फॉर्म्ड और प्रिपेयर्ड, ओके। तो आपसे पूछा इन क्रोमाइट और द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है किसकी? आयरन की और क्रोमियम की रेस्पेक्टिवली। तो इसके लिए ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हो। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका? क्रोमाइट ओर का। और क्रोमाइट ओर का जो हम फॉर्मूला देखते हैं वो क्या आता है आपके पास? FeO.Cr2O3। या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FeCr2O4। ये आपके पास फॉर्मूला है किसका? क्रोमाइट ओर का। अब हमें क्या बतानी थी? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो, अगर इस फॉर्मूले से मैं चलता हूं तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को आराम से बता सकता हूं। यहाँ से मैं क्या बता पाऊंगा? आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आएगी मेरे पास? +2।
और जो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, +3। मतलब आयरन और क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है रिस्पेक्टिवली इन क्रोमाइटोर वो क्या है, +2 एंड +3। यही ऑप्शन हमें देखना है कि रिस्पेक्टिवली आयरन की +2 और क्रोमियम की +3। तो ये जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और क्रोमियम की +3 मुझे नजर आ रही है। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं आपके पास ये आए हुए हैं, मैं भी आपको बताता हूँ कि कब और किस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आए हैं। ओके, देखो ये जो क्वेश्चन था आपका ये एम्स 2012 में आया था, और ये जो नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कर्नाटक कैट 2010 में आया हुआ है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो कलर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका है वही यूपीएमपी 2009 में। तो 4 ऑप्शन आपके पास, CuCl, CuF2 कॉपर फ्लोराइड, सिल्वर सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो कल भी हमने एक बात की थी कि कोई सब्सटेंस कलर्ड होगा या नहीं होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है। 2 चीज़ें हमने देखी थी। पहला तो क्या बताया था आपको कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर D0 से D10 तक की कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें D ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी, मतलब सब्सटेंस कैसा रहेगा, कलरलेस। अगर D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन की किसी कंपाउंड के अंदर, तो वहाँ D ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, तो जो कंपाउंड है वो कैसा हो जाता है आपका, कलरलेस। इसके अलावा अगर D1 से D9 तक कॉन्फ़िगरेशन है तो D ट्रांजिशन होगी और सब्सटेंस जो है वो आपका कैसा होगा, कलर्ड होगा। ये आपको बताया था। D1 से D9 तक है, D ट्रांजिशन होगी, सब्सटेंस कलर्ड होगा। अगर D0 से D10 है, D ट्रांजिशन नहीं होगी, सब्सटेंस कलरलेस होगा। तो वहीं से इस बात का जवाब देंगे हम। देखो कॉन्सेप्ट वही लगेगा। अब हम चीज़ों को कर लेते हैं। तो कॉपर क्लोराइड में अगर मैं देखूँ CuCl, तो कॉपर क्लोराइड के अंदर कॉपर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ठीक है, +1 मतलब यहाँ कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, 3D10। नेक्स्ट कॉपर यहाँ इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन बन गई वो क्या बन गई, 3D9। ओके, नेक्स्ट सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर का यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +1 मतलब ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, 4D10। और अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीशियम। तो यहाँ जो है नोबल गैस कोरफिल्ड होगा, और क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो यहाँ पर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपका नोबल गैस कोर नियोन फिल्म। ओके, तो अब आप देखो ये तो वैसे बाइकआउट हो गया। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है 3D10, 3D9, 4D10 इनकी रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर इस रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं बात करूं तो एक ही ऑप्शन मुझे नजर आता है जो कलर शो कर सकता है, और वो है आपका ऑप्शन बी, जिसकी की कॉन्फ़िगरेशन कैसी बन रही है, 3D9 मतलब वहाँ D ट्रांजिशन होगी तो सब्सटेंस कलर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, द कलर ऑफ जिंक सल्फाइड इज। आपसे क्या पूछा है, जिंक सल्फाइड का कलर पूछा है। जिंक सल्फाइड मतलब ZnS। ओके, जिंक सल्फाइड को हम जिंक ब्लेंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, जिंक ब्लेंड, जिंक BLEND, जिंक ब्लेंड, दैट इज द मिनरल ओर ऑफ जिंक। सल्फाइड ओर है ये जिंक की, जिससे हम जिंक को सेपरेट आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जिंक ब्लेंड फॉर्मूला क्या है, ZnS। तो एक क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया, मान लो पूछ ले कि जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है, तो जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ZnS। किसका मिनरल ओर है ये, जिंक का मिनरल ओर है। ओके, इसको और ज़्यादा डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम एक्सट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के। ओके, खैर फिलहाल हमें जिस बात का जवाब लेना है उसको देखते हैं। आपसे क्या पूछा था, जिंक पूछा था, सॉरी कलर पूछा था जिंक सल्फाइड का। क्या पूछा था, कलर किसका, जिंक सल्फाइड का। ध्यान सुनना बात को,
ओके, तो देखो अगर इस जिंक सल्फाइड को मैं देखूं, ठीक, तो इस जिंक सल्फाइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, +2 आएगी। जिंक सल्फाइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आएगी, +2 ZnS। यहाँ जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2, क्योंकि सल्फर की रहेगी -2, तो जिंक की क्या आ जाएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आ जाएगी मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3D10 कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D बनेगा लास्ट, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एस सबसेट से कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है 3D10 है, मतलब डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो अब इनमें आप देखो सब्सटेंस कैसा रहने वाला है, कलरलेस। कलरलेस मतलब हमें कैसा नजर आएगा, ना तो ब्लैक, ना ब्राउन, ना रेड, कैसा नजर आएगा, हमें नजर आएगा वाइट। तो आपका ऑप्शन ए विल बी योर राइट चॉइस। वाई कारण आपके सामने है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। आपसे क्या पूछा है कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन, विच ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका कर्नाटक कैट 2014 में आया हुआ है, ओके, और ये जो ऊपर वाला था ये एमपीपीएमटी 2010 में आया था, ठीक है। अब देखो इसका जवाब हमें लेना है, कह रहा है ट्रांजिशन मेटल आयन है आपके पास, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एक्वस सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कलरलेस मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी है, या तो D0 या फिर कितनी D10। तो इन ऑप्शन में मुझे यही देखना है, इन ऑप्शन में हमें यही चेक करना है कि भाई किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो D0 या फिर D10 है, D0 या फिर D10, 4 ऑप्शन आपके पास है। टाइटेनियम, आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था आपको, लास्ट जो हमारे पिछली जो वीडियो थी बिल्कुल इसकी, उसमें कहा था कि इनके एटॉमिक नंबर एटलीस्ट याद रखेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, मदद मिलेगी क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व करने में। इसका जो एटॉमिक नंबर है 22, इसका एटॉमिक नंबर 23, इसका 25 और इसका 26, है ना, 22, 23, 25 और 26। अब देखो यहाँ है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, 22 में से 4 गए, 18 बचे, 18 मतलब आर्गन, मतलब नोबल गैस 4 आ गई आर्गन, और 3D में क्या आ गया, 0, 3D में क्या आ गया, 0। तो आई थिंक कि मैंने मेरा आंसर यहीं से प्राप्त कर लिया है, ओके। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ए, क्योंकि 3D0 मतलब DD ट्रांजिशन नहीं होगी, DD ट्रांजिशन नहीं होगी मतलब सब्सटेंस विल रिमेन कलरलेस, ओके। हालांकि और ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ 23 में से 4 गए, बचे 19 बचे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी भाई, 3D1। यहाँ 25 में से 2 गए, देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, 2 गए, 25 में से 2 गए, बचे 23 बचे, तो यहाँ 3D5, और यहाँ आएगी भाई आपके पास अगेन 3D5, क्योंकि 26 में से 3 गए, बचे 23 मतलब 3D5, क्लियर। तो ये 3D5 DD ट्रांजिशन शो करेगा, मतलब कलर होगा, ये भी कलर होगा, ये भी कलर होगा। एक ही ऑप्शन जो कलरलेस है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ क्लियर होंगे, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट shown by manganese, maximum oxidation state shown by manganese Mn in its compound, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपके पास, +4, +5, +6 और +7। तो देखो हमें एक चीज़ पता है कि जो मैंगनीज है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आती है आपके पास आर्गन 4s2 3d5, ठीक है। और एक चीज और जानते हैं हम कि इसमें आपका 4s के साथ साथ 3d भी बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर सकता है। तो 5 अनपेयर्ड तो हो गए आपके पास d में, और 2 हो गए आपके पास s में,
तो 5 + 2 टोटल 7 आपके इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज के बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं। तो मैंगनीज जो है वो टोटल आपका कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकता है, +7। और इसका एक एग्जांपल भी हम देखते हैं कि जैसे आपके पास एक कंपाउंड है Mn2O7, तो इसमें जो मैंगनीज है, इस मैंगनीज की जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है आपके पास, +7। या फिर एक और कंपाउंड हम ले सकते हैं जैसे KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। तो पोटाशियम परमैंगनेट में भी अगर हम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आती है वो कितनी आती है, +7। 8 में से एक पोटाशियम का हम रिमूव कर देंगे तो 8 - 1 = मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लियर? तो आई होप इसका आंसर आपको मिला होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमोंग द फॉलोइंग इज, है ना, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कौन सा ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, दोनों ही का नेचर शो करे उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो जो कल की जो हमारी वीडियो थी, जो लास्ट जो लेक्चर था हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने शुरुआत की थी अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज की, उसमें हमने 2 बातें आपके साथ डिस्कस की थी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है, एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, एसिडिक करैक्टर ज़्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है किसी ऑक्साइड के कंपाउंड में, किसी मेटल आयन की, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, एसिडिक नेचर कम, एसिडिक नेचर कम मतलब बेसिक करैक्टर ज़्यादा। ये कुछ बातें हमने देखी थी, उसी को यूज़ करो तो हम यहाँ से एम्फोटेरिक करैक्टर भी बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ क्रोमियम है तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आएगी वो आएगी +3। मैंगनीज की अभी बताया था आपको, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है, +7। अब +7 ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की, मतलब ये ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग हो गया क्योंकि मैंगनीज इस ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वैनेडियम +3 नो डाउट। और यहाँ जो रहेगी भाई आपके पास क्रोमियम, क्रोमियम की जो रहेगी वो रहेगी भाई आपके पास +2, ठीक है। तो देखो वैनेडियम मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, उसकी +3, तो ये स्लाइटली एसिडिक रहेगा। क्रोमियम यहाँ +2, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की +2, मतलब ये बेसिक। और ये क्रोमियम जो है, अगर मैं इस क्रोमियम की ही बात करूं तो ये क्रोमियम वैसे तो +2 से कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +6 के बीच की, +2 से +6। यहाँ ऑप्शन ए में आपको दिख रही है इसी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन दोनों के बीच में है। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मैं बोल रहा हूँ कि करैक्टर कैसा होगा इसका, बेसिक। हायर है तो करैक्टर कैसा होगा, एसिडिक। और अगर दोनों के बीच का है, दोनों के बीच का है मतलब अभी कैसा हो जाएगा आपके पास ये एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, वाई एम्फोटेरिक? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, बीच की है। तो करैक्टर भी कैसे मिलेंगे ऑक्साइड के, ना तो बेसिक ना एसिडिक, बीच के मतलब एम्फोटेरिक। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट चॉइस इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या कहता है, अमोंग द ऑक्साइड, कुछ ऑक्साइड दे रखे हैं आपको, मैंगनीज ऑक्साइड Mn2O7, वैनेडियम ट्राइऑक्साइड, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और ये क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। ये आपके पास 5 ऑक्साइड हैं। आपको क्या करना है, अमोंग द फॉलोइंग विच इज बेसिक ऑक्साइड, ये बताना है इनमें से कौन सा ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर रखता है, विच ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड वो होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, ठीक है। तो हमें इन सब की पर एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखेंगे, Mn2O7 है एक तो आपके पास, एक है V2O3, एक है V2O5
एक है CrO, एक है Cr2O3, ये सब है आपके पास। तो भाई मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, +7। वैनेडियम की जो आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी, +3। यहाँ वैनेडियम की कितनी आएगी, +5। यहाँ कितना आएगा भाई, +2। और यहाँ कितना आएगा, ये +3। ये इन सब की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है, अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर मैं यूज करता हूँ तो ध्यान से देखो, जो आपकी +7 वाला ये जो है और ये +5, मैग्नीज सबसे ज़्यादा +7 से वो कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम है। वैनेडियम की भी +5 मैक्सिमम है। मतलब इन दोनों का जो नेचर हो गया, मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड और वैनेडियम पेंटॉक्साइड का, वो नेचर हो गया एसिडिक, क्योंकि ये अपनी सबसे ज़्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, क्रोमियम अभी हमने देखा था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ना बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बहुत ज़्यादा, बीच का है। इसका नेचर एम्फोटेरिक है। इसका नेचर कैसा हो गया, एम्फोटेरिक। तो अब आपके पास बच गया V2O5 और CrO। CrO डबल ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक है और V2O5 भी +5 से नीचे मतलब बेसिक है। तो V2O5 कौन से नंबर पे है भाई, सॉरी V2O3 है, V2O3 दूसरे नंबर पे ये रहा, और CrO चौथे नंबर पे ये रहा। तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 वाला कॉलम उठाना है। तो अब आप देखो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 किस में दिख रहा है हमें, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो है हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी के साथ, ये रहा 2 एंड 4। 2 और 4 वो आपके पास ऑक्साइड हैं जिनका नेचर कैसा है, बेसिक। 2 मतलब तो क्या हो गया V2O3 और 4 मतलब क्या हो गया CrO। ये ब्रैकेट में संख्या दे रखी है इनकी 1 2 3 4 5। तो दूसरा नंबर मतलब V2O3 ये रहा और चौथा नंबर मतलब CrO ये रहा। इन दोनों का नेचर V2O3 का और CrO का जो नेचर है वो कैसा है भैया, आपका बेसिक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो नंबर 17 जो क्वेश्चन है आपके पास वो है द नोवन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर बोथ वैनेडियम एंड कोबाल्ट। वैनेडियम और कोबाल्ट के लिए कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानते हैं, या फिर वैनेडियम और जो कोबाल्ट है वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो देखो जो वैनेडियम है, इस वैनेडियम का एटॉमिक नंबर है भाई 23। ठीक, और जो कोबाल्ट है आपका, ठीक, इसका एटॉमिक नंबर है 27। अगर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है आर्गन 4s2 3d3 और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी आर्गन 4s2 3d7। ठीक, तो ये आपके पास दोनों की हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने इफेक्टिवली बॉन्डिंग में टेक पार्ट किया उसकी सहायता से। तो टोटल यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वैनेडियम में टेक पार्ट करेंगे वो टेक पार्ट करेंगे 3 + 2 मतलब 5। मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो वैनेडियम शो कर सकता है वो कितनी शो कर सकता है, +5। ऐसे ही इसमें देखेंगे हम, यहाँ 3d7 है, हम जानते हैं डी सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते, जो डी के जो ऑर्बिटल है डी सब सेल के उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ 7 हैं, मतलब 3 और आ सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्डिंग के लिए यहाँ अवेलेबल हैं, 2 4s के अवेलेबल हैं।
तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट शो करेगा वो कितनी शो करेगा, प्लस की 5। तो प्लस की 5 हो गई इन दोनों की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और मिनिमम जो ये शो करेंगे वो शो करेंगे प्लस की 2 ड्यू टू द फोरस की वजह से मिनिमम प्लस 2 शो कर सकते हैं, मैक्सिमम दोनों प्लस 5 शो करेंगे। तो अब हमें कोई ऐसा ऑप्शन इनमें देखना है जो मिनिमम तो कितना ऑप्शन रखता हो, प्लस का 2, और मैक्सिमम कितना रखता हो, प्लस का 5। मतलब ये से इनके बीच की शो करेंगे प्लस 2 से प्लस 5। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ऑप्शन बी में प्लस 2 से प्लस 6 तक गया है, ऑप्शन सी में प्लस 2 से प्लस 4 खाली, और ऑप्शन डी में प्लस 2 और प्लस 3। तो एक ही ऑप्शन जो हमारे को बैठता है फिर इस रेंज में प्लस 2 से प्लस 5 के बीच में, वो है ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए जो है आपका ये एक राइट चॉइस है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम। आपको क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर किसका, सोल्युबिलिटी का एक्वस मीडियम में। मतलब पानी में जब भी डिजोल्व होंगे तो कौन सा सब्सटेंस रेडली मतलब आसानी से डिजोल्व होगा, और कौन सा सब्सटेंस थोड़ा सा टाइम लेगा, या किसको हमें हीटिंग करनी पड़ेगी, ये आपको बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है Na2S, CuS और ZnS। इन तीनों को देखते हैं अलग अलग, उसके बाद अपना ऑप्शन लेंगे। ठीक है, Na2S सोडियम सल्फाइड हो गया, और सोडियम एक अल्कली मेटल है, मतलब जैसे ही हम इसको वाटर दिखाएंगे ये रेडली उसके साथ क्या करना चाहेगा, रिएक्ट करना चाहेगा और वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कॉपर सल्फाइड की और जिंक सल्फाइड की। तो इन दोनों का अगर मैं देखूं, कॉपर सल्फाइड को और जिंक सल्फाइड को, तो हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि कॉपर सल्फाइड की जो लैक्टिस एंथैल्पी है वो ज्यादा है। लैक्टिस एंथैल्पी कॉपर सल्फाइड की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फाइड जब बनता है और इसमें कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो रहती है +2, और कॉपर का कोई कंपाउंड अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस दौरान बहुत सारी हीट लाइब्रेट होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी साल्ट ऑफ कॉपर इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब ये जो कॉपर सल्फाइड बना है इसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है। लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो यहाँ पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी होगी वो कैसी होगी, कम। तो मतलब वाटर इस कॉपर सल्फाइड को आसानी से डिजोल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन जिंक सल्फाइड की लैक्टिस एंथैल्पी लो होती है कंपेयर टू द किससे, कॉपर से, ये आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। तो सबसे रेडली जो डिजोल्व होना चाहेगा वो तो है आपका सोडियम सल्फाइड, और सबसे कम जो डिजोल्व होना चाहेगा वो है कॉपर सल्फाइड, और दोनों के बीच में कौन आएगा, जिंक सल्फाइड। ऐसा ही मुझे ऑप्शन देखना है जिसमें सोडियम सल्फाइड सबसे आगे हो, कॉपर सल्फाइड सबसे पीछे हो, और जिंक दोनों के बीच में हो। तो देखो ऐसा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इन चारों में से वो ऑप्शन बी है, इसमें सोडियम सल्फाइड सबसे आगे है क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, कॉपर सल्फाइड सबसे पीछे है क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम है, और जिंक सल्फाइड दोनों के बीच में है क्योंकि इस जिंक सल्फाइड की सोल्युबिलिटी इन दोनों के बीच में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें कह रहा है कॉपर एग्जिबिट ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर जो है वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इसके कंपाउंड में। ठीक है, क्यों? ज़्यादातर हम कॉपर के जो कंपाउंड देखते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हमें मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, कॉपर +2 के साथ साथ +1 ऑक्सीडेशन के कंपाउंड भी बनाता है, लेकिन मोस्टली जो कॉपर जो कंपाउंड बनाता है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं। अब क्वेश्चन यही है कि जो कॉपर है
वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाता है और ये कंपाउंड स्टेबल भी होते हैं। क्यों? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है कि कॉपर इज ए ट्रांजिशन मेटल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कि कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल बन जाता है। ऑप्शन बी जो है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड ऑफ कॉपर आर फॉर्म्ड बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। और नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपर गिव्स कलर्ड कंपाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो, कोई कंपाउंड किसी ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाता है, वो ये देखता है कि कंपाउंड बनने के बाद स्टेबल हुआ है या नहीं हुआ। मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान जो मेटल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है वो साथ साथ किस चीज़ को भी चेक करता है, स्टेबिलिटी को भी चेक करता है कि कंपाउंड जब बनेगा तो वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। अगर कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी आ रही है तो कंपाउंड फॉर्मेशन को प्रीफर करता है कोई भी मेटल। ठीक है, और हम एक चीज़ जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं, जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं, तो कि जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ अप्रोच करते हैं उस दौरान एनर्जी बॉन्डिंग के दौरान क्या होती है, रिलीज होती है। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही ज़्यादा उस कंपाउंड के पास क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ही स्टेबल ज़्यादा कंपाउंड। इस स्टेबिलिटी में हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जब बॉन्डिंग हुई एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ढेर सारी एनर्जी रिलीज करता है। ढेर सारी एनर्जी रिलीज करता है मतलब वो एक अच्छी क्या ऑब्टेन करता है, स्टेबिलिटी ऑब्टेन करता है। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा आपके पास वो आएगा ये कि कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रखता है जिससे कि कंपाउंड को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।